तो बच्चों आपका सेकंड चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल चल रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था, समीकरण का हल निकालना सीखा था पक्षांतरण विधि द्वारा। तो पक्षांतरण विधि क्या कहती है बच्चों, एक बार रिवाइज करते हैं। समीकरण का जो हल होता है, वो समीकरण का हल हमेशा समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। सभी बच्चों को पता है ना कि समीकरण का हल समीकरण को सदैव संतुष्ट करता है। कैसे? समीकरण को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। तो आप उस x का जो भी मान होगा उसे हम क्या रखेंगे, इक्वेशन में रखेंगे, समीकरण में हल रखेंगे। तो आपका जो बायां पक्ष हो वो दायां पक्ष के बराबर आना चाहिए, तभी आप कहेंगे कि वो इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। दोनों पक्षों का मान, x का मान जो भी है आपका हल, उसे रखने पर दोनों पक्षों का मान बराबर आ जाए तो वो उसका हल होगा। इसके साथ साथ आपने हल निकालना सीखा था पक्षांतरण विधि द्वारा। नाम से ही बच्चों याद समझ में आ रहा होगा, पक्षांतरण मतलब पक्ष का बदल रहे होंगे, आप उनका पक्ष बदल रहे होंगे। आपके पास दो पक्ष हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में कोई चीज ले जाएं तो आपका ये क्या हो रहा है, पक्ष आप बदल रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले जाएं। तो इस तरीके से जब आप पक्ष बदलते हैं तो आपके चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस माइनस में बदल जाता है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस प्लस में बदल जाता है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर। इसी तरह गुणा जो है वो भाग में बदल जाती है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर भाग गुणा में बदल जाती है, इक्वल के दूसरी तरफ। तो हम जब पक्ष बदलते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस माइनस में, गुणा भाग में, ये आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये आपका पक्षांतरण विधि है बच्चों। तो पक्षांतरण विधि में पहले आपको क्या देखना होता है, पहले समान पद ढूंढने होते हैं, लाइक टर्म्स। जब समान पद आपको मिल जाए तो फिर हम उन्हें एक ही पक्ष में ले जाते हैं। जैसे आपने कुछ क्वेश्चन भी करे थे, जैसे आपका 2x-3 इज इक्वल्स टू 5 था, तो आपके यहाँ पे समान पद आप लोग के क्या ढूंढे, समान पद ढूंढे। तो आपके समान पद क्या है, 3 और 5। समान पदों को ही आपस में बच्चों जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो 3 को हमें दूसरे पक्ष में ले जाना होगा 5 के साथ, तभी हम जोड़ और घटा सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 का पक्ष बदल रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ले जाएंगे, इक्वल के दूसरी तरफ ले जाने पर इसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर ये -3 है, दूसरी तरफ क्या हो जाता है बच्चों, प्लस का 3 हो जाता है ना। प्लस का 3 हो जाएगा। अब हम इसे जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे, कितने आ जाएगा, 8। 2x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 8 को 2 से भाग देंगे। यहाँ तो हमें क्या हल निकालना है, तो हल का मतलब उपस्थित चर के मान निकालना है। तो चर का मान, x का मान निकालने के लिए 2 को भी हम राइट साइड में ले जाएंगे, दाएं पक्ष में। यहाँ पे 2 की गुणा हो रही है, दाएं पक्ष में जाएगा। तो गुणा जो है वो भाग में बदल जाती है पक्ष बदलने पर, तो 2 दूसरी तरफ आके भाग में चला गया। तो 8 को 2 से भाग दे देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 4। सभी को क्लियर है बच्चों? पक्षांतरण विधि क्लियर थी ना लास्ट टर्म पे? हम्म। तो आपका x का मान कितना आ गया, 4। तो अब इसी तरह बच्चों एक क्वेश्चन सभी बच्चे और सॉल्व करके बताएं कि z का मान क्या आएगा। आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को ध्यान से सॉल्व करके z का मान बताएं। आपके 4 ऑप्शन है, z का मान 1 होगा, -1 होगा, 3 होगा, -3 होगा। तो ऑप्शंस में या तो आपका प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, दोनों में 1 3 है। एक बार एक प्लस का दे रखा है, एक बार माइनस का, ऐसी 3 एक बार प्लस का दे रखा है, एक बार माइनस का। तो इसका अनुप एक मतलब, बार से रिपीट करना। हाँ बच्चे रिपीट करा। आपको लास्ट टर्न पे सर ने बताया होगा पक्षांतरण विधि द्वारा समीकरण का हल निकालना। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके z का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, z का मान बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, z का मान 1 होगा, -1 होगा, 3 होगा, या -3 होगा। तो मैं आपसे कह रही थी कि ध्यान से सॉल्व करिएगा, क्योंकि आंसर में प्लस और माइनस की गलती हो सकती है। इसी तरीके से आपको ऑप्शन में दिखाया जा रहा है कि प्लस और माइनस में ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सॉल्व करें और z का मान निकालें, और आंसर को खुद से बच्चों चेक भी कर सकते हैं। आप आंसर को खुद से चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यदि वो आंसर सोल्यूशन होगा तो वो क्या कर रहा होगा, समीकरण को संतुष्ट कर रहा होगा, समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा होगा। इस तरीके से आप अपने समीकरण का हल है या नहीं है वो आप खुद से चेक भी करिएगा बच्चों साथ साथ। यदि वो समीकरण का हल होगा तो वो समीकरण को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। हम्म।
हम्म। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। ध्यान से बच्चों, आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं, आंसर को चेक भी करें कि आंसर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम्म। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। हम्म। जल्दी दें बच्चों, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम जी पोल नहीं आया है। पोल आपके फोन में नहीं आ रहा है बच्चे? आपके फोन में 3 डॉट दिख रहे हैं। यस मैम। 3 डॉट पे क्लिक करें, फिर एक्टिविटीज ऑप्शन आ रहा होगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करें। आ रहा है एक्टिविटीज? बच्चे मैम खुल एक्टिविटीज। नहीं रहा। अच्छा, तो दूसरा ऑप्शन बच्चे आपकी स्क्रीन पे ऊपर कहीं वो आ रहा होगा। चलिए, यदि नहीं खुल रहा है तो फिर आप इसका आंसर या तो एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करके देख लें तो शायद खुल जाए आपका फोन में। नहीं तो फिर यदि नहीं खुल रहा हो तो मैसेज में ही दे दीजिएगा, जब मैं मैसेज ऑप्शन ओपन करूं तब आप इसका आंसर मैसेज में ही दे दीजिएगा। चलिए बच्चों, सभी ने दे दिया आंसर फिर? लास्ट 10 सेकेंड। तो चलिए पोल एंड करते हैं बच्चों, फिर इसका आंसर देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। तो सभी बच्चे इसका आंसर ध्यान से देखें। जिन बच्चों के पोल काम नहीं कर रहा था वो अब इसका आंसर मैसेज में दे सकते हैं।
तो आपको z का मान निकालना था। पहले z के मान के लिए बच्चों क्या करेंगे, लाइक टर्म्स देखेंगे, समान पद कौन से हैं, क्योंकि समान पदों में ही जोड़ना घटाना चल सकता है। यहाँ पर आपका z है, यहाँ आपका z है, तो 2z और z को एक ही तरफ लाने की कोशिश करेंगे। तो हम z को क्या करेंगे, इक्वल के इस साइड ले आते हैं, तो ये आपके समान पद है। z को दूसरी तरफ लाएंगे तो z आपका कैसा हो जाएगा, प्लस से माइनस का हो जाएगा। आपका जब पक्ष बदलते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस क्या हो जाता है, माइनस में बदल जाता है इक्वल की दूसरी तरफ, यहाँ माइनस का z होके आ गया। इसी तरह बच्चों आपका दूसरा यहाँ पर क्या है, 6 और 3 दोनों लाइक टर्म्स है। 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 3 तो पहले से यहाँ पर है इक्वल के साइड, 6 को दूसरी तरफ लाएंगे, यहाँ पर 6 प्लस में था, दूसरी तरफ उसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे, 2z माइनस z 1z हो गया। 3 में से 6 घटाएंगे, माइनस का 3 आएगा। बताएं बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है। 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, तो z की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -3। क्लियर हुआ सभी बच्चों को, क्लियर है बच्चों, -3 आपका सही आंसर हुआ। ऑप्शन डी इस वक्त का सही आंसर है। अब आगे चलते हैं बच्चों। आज का आपका टॉपिक है गुणनखंड, सार गुणनखंडों की विधि। सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में लिखें, नोट करें बच्चों, गुणनखंड सार गुणनखंडों की विधि। ठीक है, नोट करें बच्चों, गुणनखंड सार गुणनखंडों की विधि। कर लिया नोट बच्चों। तो ये आपका क्या है, सबसे पहले आपके ये बीजीय व्यंजक होता है 5xy+6। मानिए कोई बीजीय व्यंजक है आपका ये, तो इसमें कितने पद हैं बच्चों, दो पद है आपका, एक 5xy और दूसरा पद है आपका 6। तो ये इसके पद कहलाते हैं। सभी बच्चों को पता है ना कि व्यंजक में जो भी प्लस माइनस से अलग अलग है, तो ये आपके अलग अलग पद है, टर्म्स हैं। तो एक पद हो गया आपका 5xy, दूसरा पद हो गया आपका 6। अब यदि आपसे कहा जाए इन पदों के गुणनखंड करें, तो अब हम गुणनखंड करेंगे तो 5xy का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 × x × y। इसी तरह 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 3। हमने क्या करा, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कर दिया, अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होता है बच्चों, जिसकी गुणा दोबारा से करेंगे तो आपका 5 × x × y गुणा करेंगे 5xy बन जाएगा, 2 × 3 फिर से करेंगे, 2×3 = 6 बन जाएगा। तो ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। अभाज्य संख्याओं में हमने तोड़ लिया, इनके गुणनखंड कर दिए। बताएं, कोई डाउट बच्चे। कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों, क्लियर है ना। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5xy और ये हो गया 2 × 3 6। तो ये आपके गुणनखंड हुए। अब उसके बाद आपसे कहा जाए कि कॉमन फैक्टर बताओ सार गुणनखंड। तो ऐसे पदों में जो गुणनखंड आपने किए, उन सभी पदों में जो उभयनिष्ठ हो, जो कॉमन हो, जो सभी पदों में आ रहा हो, वो आपका क्या कहलाया जाएगा, सार गुणनखंड कहलाया जाएगा। जैसे बच्चों यदि आपका पीछे क्या आ रहा था, एक तरफ आया 5 × x × y, दूसरी तरफ आया 2 × 3। तो यहाँ पर बच्चों बताएं, कोई कोई टर्म आपका ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, बताएं, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, ऐसा बताएं। ऐसा कोई पद आपको दिख रहा है जो दोनों में आ रहा हो, नहीं है ना। यहाँ पर 5xy आ रहा है, यहाँ पे 2 × 3 आ रहा है। तो जब दोनों में कॉमन नहीं है तो बच्चों आपको पता है, एक की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो एक की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है ना बच्चों। तो यहाँ पे आपका क्या कॉमन है, ये तो आपके क्या हो गए थे, गुणनखंड हो गए थे। अब यदि आपसे कहा जाए सार गुणनखंड बताओ जो दोनों में कॉमन हो, तो ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन है सिर्फ आपकी एक ही आ रही है जो दोनों में है। तो दोनों में गुणनखंड आपका कॉमन क्या आ रहा है, एक। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा कि आपका सार गुणनखंड दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ टर्म आपका क्या हो गया, एक। तो आंसर आपका आ जाएगा एक। क्लियर है। एक की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं वही संख्या आ जाती है। तो आपका सार गुणनखंड हो गया एक। तो आगे बच्चों और क्लियर होगा, एक दूसरा उदाहरण लेके चलते हैं। अब आपको गुणनखंड पहले निकालिए, 12xy² और 6 दोनों के गुणनखंड बताओ बच्चों क्या होंगे। पहले इन दोनों पदों के गुणनखंड बताएं, क्या होंगे गुणनखंड। 12xy² का गुणनखंड बताएं। 12xy² का गुणनखंड क्या होगा बच्चों।
अभाज्य संख्याओं में तोड़ के बताएं। ये तो आपने सात गुणनखंड डायरेक्ट आंसर ही बता दिया बच्चों। तो आपका 12 xy² को तोड़ेंगे तो आपका क्या आ रहा है, 2 × 2 4, 4×3 = 12। एक्स वाई 2 बार आ रहा है, y² का मतलब ये y इंटू वाई, तो ये इसके गुणनखंड हो गए 12 xy² के। 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 × 3, तो ये हमने क्या कर दिए, दोनों के गुणनखंड कर दिए। तो अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन जो दोनों में उभयनिष्ठ हो वो आपका क्या होगा, 7 गुणनखंड हो जाएंगे। जो दोनों में कॉमन आ रहे हो वो आपके 7 गुणनखंड होंगे। तो यहाँ आपके दोनों में 2 × 3 दोनों में आ रहा है, तो 2 × 3 आपका क्या हो गया, 7 गुणनखंड हो गया, 2×3 = 6। तो आपका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 गुणनखंड, 2 × 3 6। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। तो आपका 7 गुणनखंड 2, 3 ना कहला के आप 2 × 3 कहें, 2, 3 की बजाय 2 × 3 कहें, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। 6 आपका कॉमन फैक्टर 7 गुणनखंड होगा। ठीक है, तो ये आपका 7 गुणनखंड आ गया। इसी तरह बच्चों यदि मैं आपसे पूछूं कि 14 और 21, 14 और 21 का 7 गुणनखंड बताएं, बताओ बच्चों कितना हो जाएगा, 7 गुणनखंड 14 और 21 का। 14 और 21 का 7 गुणनखंड बताएं, पहले गुणनखंड करें फिर जो दोनों में उभयनिष्ठ हो वो आपके 7 गुणनखंड हो जाएंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा बच्चे आपने, 7। बाकी बच्चे भी बताएं। आपने फैक्टर करे, गुणनखंड करे, तो 14 का गुणनखंड कितना आ जाएगा, 14 का गुणनखंड आ गया 2 × 7, और 21 का गुणनखंड आ गया 3 × 7, तो दोनों में कॉमन गुणनखंड कितना हो गया, 7। बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को? इसी तरह यदि मैं आपसे कहूं 5xy² और 3y का 7 गुणनखंड बताएं, तो दोनों में 7 गुणनखंड क्या होगा, 7 गुणनखंड बताएं बच्चों इसमें। वेरी गुड। यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, 5 × x × y × y, इसके गुणनखंड करे 5 × x × y × y, इसके गुणनखंड करे 3 × y। तो दोनों में कॉमन क्या है आपका, y दोनों में कॉमन है, तो सारा गुणनखंड आपका क्या हो जाएगा, y। बताएं सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? तो 7 गुणनखंड क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। यदि कोई भी कॉमन टर्म ना हो तो आप उसे कह सकते हैं 1 कॉमन होगा। जैसे यदि आपसे कोई पूछे कि कोई भी नंबर ले लो 5x और 3y, 5x और 3y में 7 गुणनखंड बताओ बच्चों कितना होगा, इन दोनों संख्याओं में 7 गुणनखंड बताएं। 5x और 3y में 7 गुणनखंड क्या होगा, सभी बच्चे बताएं। 1। क्लियर है ना बच्चों? इसके फैक्टर करें 5x के, 5 × x हो गए, 3y के करे 3 × y हो गए, ये तो इसके गुणनखंड हो गए। लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यदि हम एक की किसी भी संख्या से गुणा करें तो वही संख्या आ जाती है। 1 × 5 × x 5x आ जाएगा, 1 × 3 × y 3y आ जाएगा, तो दोनों का 7 गुणनखंड कितना हो गया, 1। बताएं किसी को कोई डाउट हो तो। क्लियर है बच्चों? तो इसी तरह चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये तो आपका 2 × 3 आपका 7 गुणनखंड हो गया। इसी तरह मुझे बताएं, यदि आपके 3 नंबर दे रखे हैं, एक दे दिया xy²z, दूसरा दे दिया 25x² yz, और तीसरा है 16xyz²। तो पहले इन तीनों के गुणनखंड निकालें और फिर मुझे बताएं कि तीनों में कॉमन कौन से गुणनखंड है, जो तीनों में उभयनिष्ठ हो वो आपके 7 गुणनखंड हो जाएंगे। तो मुझे 7 गुणनखंड बताएं, इनके 7 गुणनखंड क्या होंगे। ध्यान से सभी बच्चे सॉल्व करके बताएं, 7 गुणनखंड इनके क्या होंगे। नहीं, कुछ छूट रहा है अभी भी। एक्स वाई सही है, लेकिन एक्स वाई के साथ साथ और भी कुछ भी कॉमन है। यहाँ पे देखिए गुणनखंड कर रहे होंगे, इसके गुणनखंड हो रहे होंगे x × y × y × z। 25 का गुणनखंड करेंगे, 5 × 5 25 हो जाएगा, 5×5 = 25, x² 2 बार x आ रहा है, एक बार y एक बार z।
16 का गुणनखंड करेंगे क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 16 एक्स इंटू वाई, जेड स्क्वायर है तो जेड 2 बार आ गया। बिल्कुल सही। हाँ। हम्म 2 मिनट रुक जाऊं बच्चों, रुकियो। अभी मैंने सिर्फ क्या करा है, गुणनखंड करे हैं बच्चों, गुणनखंड कर दिए अभाज्य संख्याओं में। आप सभी बच्चे उनमें देखें कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। कॉमन आपको देखना है, सभी में आपको एक्स दिख रहा होगा बच्चों, एक बार एक्स सभी में आ रहा है। एक बार एक्स सभी में आ रहा है, फिर एक बार वाई तीनों में आ रहा है, तीनों में सिर्फ एक एक वाई आ रहा है, एक में यदि 2 वाई है लेकिन दोनों वाई सब में नहीं आ रहे हैं तो सिर्फ एक वाई उभयनिष्ठ है जो सब में आ रहा है, एक जेड सब में आ रहा है। तो आपका उभयनिष्ठ क्या हो गया, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। क्लियर है बच्चों। हम्म, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। चलें फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछूं बच्चों, फिर मैं, सभी बच्चे बताएं, आपके ये दे रखे हैं 2x 3x² और 4, इनमें साठ गुणनखंड क्या है, सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करें, तीनों तीनों में जो उभयनिष्ठ हो वही आपका साठ गुणनखंड कहलाएगा। तो तीनों में जो उभयनिष्ठ हो साठ गुणनखंड, उसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको तीनों में साठ गुणनखंड बताना है, 2x 3x² और 4 में। हम्म 7 बच्चों के आंसर आया है बच्चों, ध्यान से। आपको तीनों संख्याओं के गुणनखंड में निकालिए, फिर उसमें जो कॉमन उभयनिष्ठ हो वो 7 गुणनखंड बताएं क्या कॉमन है तीनों में, 2x 3x² और 4। आधे बच्चों के आंसर आए हैं, पर ध्यान से बच्चों, आपको वो बताना है जो तीनों में कॉमन है, 7 गुणनखंड बताना है। हम्म, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म अभी भी 4 बच्चों के आंसर रह गए हैं।
लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। अधिकतर बच्चों ने सही आंसर दिया है, फिर भी कुछ बच्चों ने आंसर गलत दिया है, तो एक बार सभी बच्चे ध्यान से देखें। आपको दे रखा था 2x, 3x स्क्वायर और 4। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड देखें बच्चों, 2x का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 into x, है ना। 3x स्क्वायर का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 into x। तो ये आपका 3 दो बार x आएगा, गुणा करेंगे। 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 into 2। तो अब वो देखिए जो तीनों में आ रहा हो, तो क्या सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। 2, तो क्या 2 सब में आ रहा है, 2 इस वाले में नहीं आ रहा बच्चों, 3x स्क्वायर में 2 नहीं आ रहा, तो ये आपका उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो आपको अब देखना है उभयनिष्ठ क्या है आपका। फिर x, एक्स भी देखिए बच्चों, आपके दो में आ रहा है, यहाँ पर एक्स आ रहा है, यहाँ पर एक्स आ रहा है, यहाँ पर आपका एक्स नहीं आ रहा। तो ना तो आपका एक्स कॉमन है, ना आपका दो कॉमन है, तीन भी सिर्फ यहाँ आ रहा है, बाकी दो जगह नहीं आ रहा। तो ना तो दो कॉमन हुआ, ना एक्स कॉमन हुआ, ना तीन। तो दो भी गलत हो गया, एक्स भी गलत हो गया, तीन भी गलत हो गया। अब बचा क्या आपका एक। तो एक की किसी भी से भी गुणा करते हैं तो बच्चों वही संख्या आ जाती है, तो एक की गुणा हर में छुपी हुई रहती है। तो आपका क्या कॉमन हुआ, एक। आपको मैंने एक क्वेश्चन अभी पीछे भी करवाया था 5xy और 6 वाला, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं था, तो सार गुणनखंड क्या हो गया था, 1। यहाँ भी आपका सार गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चों, 1। सभी को क्लियर हुआ। और भी कोई भी संख्या आपकी तीनों में कॉमन नहीं है, 2 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, लेकिन 2 यहाँ पे नहीं आ रहा। एक्स यहाँ आ रहा है, एक्स यहाँ आ रहा है, लेकिन एक्स यहाँ नहीं आ रहा। तो ऐसा आपका कोई भी संख्या और कोई नहीं है 1 के अलावा जो तीनों में आ रही हो। तो आपका सार गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखते हैं 2x+10। 2x+10 का गुणनखंड देखिए बच्चे, दोनों में क्या कॉमन है बताएं। 2x+10 दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 into x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 into 5। 2 5 10 है। बताएं दोनों में कॉमन क्या है उभयनिष्ठ, जल्दी से बचाओ बच्चों। दोनों में कॉमन क्या है सार गुणनखंड, दोनों में आपको दो कॉमन दिख रहा है। दो को कॉमन ले लोगे, दो को कॉमन ले लोगे तो बाकी को क्या कर दो, ब्रैकेट में लिख दो। ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, x+5। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है। दोनों में दो कॉमन हो गया, दो को दोनों से बाहर निकाल लेंगे, दो को बाहर निकाल लिया तो बाकी जो है उसे ब्रैकेट में लिख दो। बाकी आपका क्या बच रहा है, x+5 बच रहा है, उसे आप ब्रैकेट में लिख देंगे। क्लियर हो रहा है बच्चों। क्या करा हमने, पहले क्या करा, प्रत्येक पद को अखंडनीय गुणनखंडों के गुणनफल में लिख दिया। तो 2x+10 को हमने 2 into x और 10 को 2 into 5 में लिख दिया। अब दोनों में आपका दो कॉमन दिख रहा है, दो को हमने उभयनिष्ठ है तो दो को कॉमन निकाल लिया बाहर, बाकी जो भी बचा उसे हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। ब्रैकेट में x+5। बताएं, किसी को क्लियर नहीं हुआ हो तो पूछें। सभी को क्लियर है बच्चों। ब्रैकेट में क्या आ गया, x+5। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2x+10 को लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में x+5। तो आप ऐसे देखिए, ये आपका हो गया 2x+10 इज इक्वल्स टू 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या आ गया, x+5। अब यदि आपको उल्टा भी चलना हो, गुणा भी करनी हो, तो आप इसे गुणा करेंगे, 2 की x से गुणा करेंगे 2x, 2 की 5 से गुणा करेंगे +10। तो इसी तरह यदि आपसे कोई कहे 3y गुणा करनी है आपको 5+2x से, तो बताएं गुणा करके क्या आ जाएगा, 3y की गुणा करें 5+2x से, तो मुझे बताएं बच्चों क्या आएगा। 3y की गुणा करके बताएं 5+2x से क्या आ जाएगा। 3y आपका समझिए 60 गुणनखंड है, इसकी दोनों से गुणा करके बताएं व्यंजक क्या बन जाएगा। 3y की फिर 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों। हम्म, बताएं बच्चों, माइक ऑन करके भी बता सकते हैं और मैसेज में लिखकर भी बता सकते हैं। हाँ, 3 5 15 और साथ में y भी है, तो 3 5 15 into y। फिर ये तो इसकी से गुणा करी तो 15y आ गया, इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 6, x की y से गुणा करेंगे तो xy, 6xy। बताएं सभी को क्लियर हुआ।
15y प्लस 6xy। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15y प्लस 6xy। क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? इस तरीके से आप क्या करोगे, दोनों तरफ से यदि इधर गुणा करने को कहा जाए तो ऐसे गुणा करके सॉल्व कर लें। यदि आपको दे दिया जाए 15y प्लस 6xy, तो आप इसे सॉल्व कर दें। क्या करेंगे, दोनों के गुणनखंड कर देंगे। 15 का गुणनखंड कर देंगे 3 गुणा 5 गुणा y, 6xy का गुणनखंड कर देंगे 2 इंटू 3 इंटू x इंटू वाई। हम क्या कर देंगे, दोनों के गुणनखंड कर देंगे। फिर क्या देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 3 और y। दोनों में कॉमन दिख रहा है, 7 गुणनखंड हो गए। जो दोनों में उभयनिष्ठ है तो 3y कॉमन ले लेंगे। तो जो भी बचा हुआ है वो उसे हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे 5 प्लस 2x। यहाँ 5 बच रहा है, यहाँ पे 2x बच रहा है। तो जो भी बच रहा है उसे ब्रैकेट में करके लिख दीजिए। वो आपका इस तरीके से आपने फैक्टर करके सॉल्व कर दिया। तो बच्चों एक क्वेश्चन और बताएं। आपका क्वेश्चन है 5xy प्लस 15y। इसे इसी फॉर्म में लिखकर बताएं, का गुणनखंड बताएं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ध्यान से सभी बच्चे सॉल्व करें, फिर इसका आंसर पोल में दें। हम्म, आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? वेरी गुड। ध्यान से बच्चों, 5xy प्लस 15y है। ध्यान से बच्चों। जे भी बी ऑप्शन बच्चों जे कोई बी भी माइक ऑप्शन नहीं है। आएगा, माइक पे आंसर नहीं बोलना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। ध्यान से बच्चों, आपको कैसे सॉल्व करना है। 5xy प्लस 15y है। पहले दोनों के गुणनखंड करें, जो 7 गुणनखंड हो उसे कॉमन ले लें, बाकी को ब्रैकेट में कर दें। ध्यान से बच्चों, अभी तक 8 बच्चों के आंसर आए, केवल 3 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। बच्चों ध्यान से आंसर दें। हम्म, बच्चों 7 गुणनखंड देखें। हम्म, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। बच्चों इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। हम्म, 14 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से आधी क्लास ने सही आंसर दिए हैं। 7 बच्चों ने, 7 बच्चों के आंसर गलत हैं। जो ध्यान से इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल को एंड करते हैं, आंसर देखते हैं इसका सही क्या होगा। तो आपका इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। क्यों है ऑप्शन बी? सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, आपके जो टर्म्स दे रखे हैं उनका गुणनखंड करते हैं। टर्म्स के गुणनखंड करके बताएं क्या आएगा।
पहले गुणनखंड बताएं। 5xy का बच्चों क्या गुणनखंड हो जाएगा? 5 × x × y। और 15y का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 × y × y। 3 × 5 = 15, और 15 की y से गुणा करेंगे 15y। तो दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? 5 दोनों में आ रहा है, y दोनों में कॉमन आ रहा है ना? 3 दोनों में नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x है। बच्चे गलती से क्लिक हो जाएगा, फिर वो आप सही नहीं कर सकते ना। एक बार आपका क्लिक होने के बाद बोर्ड का बटन दबाने से पहले एक बार फिर से देख लिया करो कि सही ऑप्शन पे क्लिक हुआ है या नहीं, उसके बाद ही बोर्ड पर क्लिक करा करें। तो आपका कॉमन क्या है? 5 और y आपके दोनों कॉमन आ रहे हैं, दोनों सार्वभौमिष्ठ हैं। ये आपके क्या आ गए? सात गुणनखंड आ गए। सात गुणनखंड आपका 5y आ रहा है। जो 60 गुणनखंड हो उसे बाहर निकाल लें, बाकी को ब्रैकेट में छोड़ दें। ब्रैकेट में यहाँ आपका x बच रहा है और यहाँ पे आपका 3 बच रहा है, तो ब्रैकेट में आपका क्या रह जाएगा? x+3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5y ब्रैकेट में x+3। आपका ऑप्शन बी सही है। बताएं सभी बच्चों को क्लियर है? बच्चे आपस में नहीं बात करनी है, ठीक है? तो आपका ऑप्शन बी सही है। मैं आपको बता रही हूँ, ऑप्शन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पोल में तो बच्चों अलग बात है, पर आप कोशिश करा करें पोल में वोट देने से पहले एक बार देख लें कौन से ऑप्शन पे क्लिक हुआ है, उसके बाद क्लिक किया करें। ठीक है, यहाँ पे बताएं किसी बच्चे को कोई डाउट? सभी को क्लियर हुआ? क्योंकि काफी बच्चों ने गलत आंसर दिए थे। क्लियर है बच्चों? आप किसी को कोई डाउट हो तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। बताएं। क्लियर है बच्चों? तो एक क्वेश्चन और पूछिए फिर। अब की बार तो गलती नहीं होगी। अब की बार आपको उल्टा गुणनखंड दे रखे हैं और आपको व्यंजक बताना है। 3x की गुणा करके बताएं क्या आएगा? 7yx + 10y + 3 से गुणा करके बीजीय व्यंजक क्या बन रहा है? कौन सा ऑप्शन बनेगा? तो अब की बार ध्यान से सभी बच्चे गुणा करके बताएं और इसका आंसर पोल में दें। तो पहले सभी बच्चे सॉल्व करें अपनी कॉपी में, उसके बाद इसका आंसर पोल में दीजिएगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों ध्यान से पावर वगैरह ध्यान से दें, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। सभी ऑप्शन एक जैसे ही बनाए गए हैं, तो गलत ना दें। अभी तक सभी बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं। जल्दबाजी में नहीं, पावर वगैरह ध्यान से गुणा देखें फिर उसके बाद आंसर दें। चारों ऑप्शंस को सेम ही बनाया जाता है, कुछ ही अंतर होगा। तो फिर बाद में आप कहें कि पावर नहीं देखी, तो वो ऐसा ना हो। तो ध्यान से देखें कि कौन सा गुणा करके कौन सी पावर बनेगी। एक एक पावर घात को ध्यान से देखकर फिर इसका आंसर पोल में दें। जल्दबाजी में आंसर ना दिया करें बच्चों। हम्म बच्चों ध्यान से इसका आंसर दें पोल में। अभी तक काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया है। एक सेकंड बच्चों। सभी बच्चे इसका आंसर दें। हम्म सॉल्व किया बच्चों? हम्म सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। नहीं बच्चों, घात ध्यान से नहीं देख रहे हैं आप सभी। जिन्होंने आंसर दे भी दिया है वो दोबारा से चेक करें, गुणा सही से करें। 3x की गुणा करनी है आपको 7yx + 10y + 3 से। ध्यान से गुणा करके फिर बताएं, घात ध्यान से देखें। हम्म सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल को एंड करें बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। पर बच्चे दे रहे हैं, पर एक बार दोबारा चेक जरूर करा करें। घात आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं, अधिकतर बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं इसका। चलिए फिर पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं। केवल 4 बच्चों ने सही आंसर दिया है पूरी क्लास ने, बाकी गलत आंसर दिया है। कैसे होगा देखें, आप बताएं। सिर्फ गुणा ही तो करनी थी बच्चों, 3x की गुणा 7y(x) से करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा। 3 की 7 से गुणा करोगे 21। x 2 बार नहीं आ गया, x की x से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, x²। फिर एक बार y आ रहा है तो x²y। तो यहीं पे ही देखिए, जितने बच्चों ने सी लगाया बताएं यहाँ पे x² आ रहा है नहीं, तो ये तो आपका गलत हो गया। यहाँ पर x²y² आ रहा है, y की जबकि यहाँ पे घात कितनी है 1, तो ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ पर x है ही नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। यहीं पे ही सिर्फ आपका क्या आ रहा है, 21x²y आ रहा है। बताएं क्लियर हो रहा है बच्चों। यहाँ पर 3 की 7 से गुणा करोगे 3×7=21, x की x से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, x²। और एक बार y है तो y। फिर उसके बाद 3x की 10y से गुणा करोगे, 3 की 10 से गुणा करोगे 30, x की y से गुणा करोगे xy। इसी तरह 3x की 3 से गुणा करोगे, 3×3=9, और x की 1 से गुणा होगी x। तो ये आपका कितना आ गया, 21x² y प्लस 30xy प्लस का 9x। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। बताएं क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों। काफी बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया था, आप बताएं गलती समझ में आई। घात आपको देखनी थी x की गुणा, सबसे पहले आपको देखनी थी 3x की जब 7y(x) से गुणा करते तो 3×7=21 आ गया, x गुणा y, तो ये आपका कितना हो जाता है 21x²y। और 21x²y आपका सिर्फ ऑप्शन डी में आ रहा है, बाकी ए बी सी में आपकी x की घात 2 और y नहीं आ रहा है। बताएं क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, तो आगे चले बच्चों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। आगे चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। हेडिंग रखिए बच्चों, हेडिंग लिखिए, पदों के हमें क्या करना है, पुनः समूहन करना है, उसके द्वारा अब हमें गुणनखंड करना सीखना है। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पुनः समूहन करना है, उनकी रीग्रुपिंग करनी है। रीग्रुपिंग कैसे करनी है ये सीखते हैं। तो बच्चे जब हम गुणनखंड को सरल बनाने के लिए पदों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, पुनर्व्यवस्थित पुनर्व्यवस्थित मतलब रीअरेंज, इधर से उधर लिख देंगे, उधर से इधर रीअरेंज कर देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पुनर्व्यवस्थित करने पर हम उसे पुनः समूहन या रीग्रुपिंग कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, 10xy प्लस 21 प्लस 15x प्लस 14y। तो यहाँ पर बच्चों अब आप इसके क्या करो, गुणनखंड करके देखो। गुणनखंड करोगे तो यहाँ पर 10xy का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2×5 × x × y, ये हो गया आपका 10xy का गुणनखंड। 21 का गुणनखंड क्या आ जाएगा आपका, 3×7, 3×7=21, है ना। फिर उसके बाद 15x का आपका गुणनखंड क्या आ जाएगा, 3×5 × x, 3×5 = 15 प्लस x। और उसके बाद 14y का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2×7 × y। बताएं बच्चों सभी को इतनी बात क्लियर हो रही है। ये हमने क्या कर दिए, सभी पदों के गुणनखंड कर दिए। लेकिन सभी पदों में क्या कोई संख्या ऐसी है जो चारों में आ रही हो, क्या कोई भी ऐसी चीज है जो चारों में आ रही हो, चारों में उभयनिष्ठ हो, क्या आपको ऐसा कोई सार गुणनखंड दिख रहा है। बताएं, बताएं बच्चों, सार गुणनखंड ऐसा कुछ है जो चारों में पदों में आ रहा हो। नो मैम। नो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो चारों पदों में आ रहा हो। फिर आप क्या करें, तो एक लेने से तो काम आपका होगा नहीं,
पहले दो पदों को देखें, पहले दो पदों में क्या कुछ कॉमन है? अब पहले दो पदों में बताएं क्या कुछ कॉमन है? नहीं, पहले दो पदों में भी कुछ कॉमन नहीं है, लास्ट के दो पदों में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ऐसे तो आप सॉल्व कर नहीं पाओगे। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उसका पुनः समूहन करते हैं। क्यों पुनः समूहन करेंगे? क्योंकि जब आप देखोगे कि इस टर्म में और इस टर्म में, इन दोनों पदों में आपके कुछ पद कॉमन है, 5x दोनों में आ रहा है, इनमें आपका 5x दोनों में कॉमन है ना? तो यदि आप पहले और तीसरे को आपस में लिख दो पास पास, तो हम इनमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अब हमें क्या करना होगा, इनका पुनः समूहन करना होगा। 21 को इधर लिख दो, 15x को इधर लिख दो, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा बच्चों। 21 को अब हम इधर लिख दें, 15x को इधर लिख दें। बताएं, क्लियर हुआ बच्चों? ये हमने इसका क्या कर दिया, पुनः समूहन कर दिया, हमने इसकी रीग्रुपिंग कर दी है, हमने इसे पुनर्व्यवस्थित कर दिया, उसे रीअरेंज करके लिख दिया है। क्लियर हुआ? सभी बच्चों को क्लियर है? तो अब इससे फायदा क्या होगा, अब जब आप इसका पुनर्व्यवस्थित कर दिया तो अब आपका क्या हो गया, 10xy प्लस का 15x प्लस का 15x प्लस का 21 प्लस का 14y। तो पहले के दो टर्म्स में से और लास्ट के दो टर्म्स में से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ पर आपका क्या कॉमन आ जाएगा, 5x, पहले दो में से 5x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2y प्लस का 3। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? पहले के दोनों टर्म में से आपका सार गुणनखंड क्या आ जाएगा, 5x, और ब्रैकेट में बचेगा 2y प्लस 3। ऐसी लास्ट के दो टर्म्स में से आपका सार गुणनखंड क्या निकल आएगा, 7, और ब्रैकेट में बचेगा 3 प्लस 2y। बताएं, सभी को क्लियर हो रहा है? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है? तो ये आपका आ गया 5x 2y प्लस 3, दोनों में आपका 2y प्लस 3 ब्रैकेट में कॉमन दिख रहा है ना? दोनों में आपका ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, 2y प्लस 3, 2y प्लस 3 दोनों में आ रहा है, तो इसे कॉमन ले लीजिए। ये आपका सात गुणनखंड हो गया, जो दोनों में आता है तो वो आपका सात गुणनखंड हो गया। बाकी बचे हुए को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो यहाँ आपका 5x बच रहा है, यहाँ आपका 7 बच रहा है, तो ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, 5x प्लस 7। बताए बच्चों, क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ? क्या हमने करा, हमने क्या करा है, एक बार फिर से देखिए। ये आपका क्वेश्चन था, एक सेकेंड मैं आपका यही वाला क्वेश्चन निकालती हूँ, ये वाला इसका है। ये 10xy प्लस 21 प्लस 15x प्लस 14y। तो हमने इसे रीअरेंज कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जो सब में कॉमन हो, कोई भी ऐसा नहीं था जो सात गुणनखंड हो। तो पहले और तीसरे पद में 5x को कॉमन ले लिया, दूसरे और चौथे में से सात का सात गुणनखंड ले लिया। हमने क्या कर दिया, रीग्रुपिंग कर दी। क्योंकि गुणनखंड करना सिंपल नहीं था, तो हमने इसकी पुनः समूहन कर दिया, गुणनखंड कर दिया, पुनः समूहन। 21 को इधर लिख दिया, 15x को इधर लिख दिया, तो ये आपका 21 इधर आ गया और 15x इधर आ गया। अब हमने 5x, पहले दोनों में से आपका 5x कॉमन आ रहा है, तो 5x कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में हो गया 2y प्लस 3। लास्ट के टू टर्म्स में से, दोनों पदों में से 7 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3 प्लस 2y। तो ये आपका क्या हो गया, इधर से 2y प्लस 3 आ गया, इधर से 5x प्लस 7 कॉमन आ गया, तो आपका ये आ गया गुणनखंड करके 2y प्लस 3 और इधर 5x प्लस 7। बताएं, किसी को कोई डाउट? क्लियर हुआ बच्चों? क्या करा हमने, आपका रीग्रुपिंग कर दी ताकि आप कॉमन ले सके। 10xy प्लस 15x प्लस 21 प्लस का 14y। फिर से समझिए बच्चों, क्या करा हमने, इसकी ग्रुपिंग कर दी, क्योंकि पहले दो टर्म्स में से आपका कुछ कॉमन आ रहा है, लास्ट के दो टर्म्स में से आपका कॉमन निकल के आ रहा है। इन दोनों पदों में से आपका कॉमन आ रहा है 5x, 5x कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में बचेगा 2y प्लस 3। यहाँ पे से आप इन दोनों टर्म्स में से 7 कॉमन ले लोगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 प्लस 2y। तो 3 प्लस 2y दोनों पदों में कॉमन आ रहा है, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं। 3 प्लस 2y या 2 प्लस 3y, कुछ भी आप कॉमन ले लो, जो बाकी है वो ब्रैकेट में आ जाएगा। 5x प्लस 7 आपका ब्रैकेट में आ गया। तो ये आपका रीग्रुपिंग करके हमने क्या कर दिया, इसे गुणनखंड कर दिए, फैक्टराइज कर दिया। क्लियर हुआ बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो
इसी के साथ साथ अब दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक दूसरा क्वेश्चन देखें, अब आप इसका समूहन करें, गुणनखंड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। तो बताएं पहले दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? सभी बच्चे बताएं, सार्वभौमिक सार गुणनखंड क्या होगा? 2xy और 2y में से क्या गुणनखंड कॉमन है 2xy और 2y में? सभी बच्चे बताएं। नहीं, ध्यान से देखें, 2xy और 2y में क्या कॉमन है? पूरा बताएं। हाँ, पूरा 2y कॉमन है, केवल 2 और केवल y नहीं, दोनों में 2y कॉमन आ रहा है। तो 2y ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ पर x बच रहा है, यहाँ पर 1 बचेगा, तो आपका ब्रैकेट में आ जाएगा x+1। क्लियर है बच्चों? x+1। इसी तरह लास्ट दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? 3x+3 में से 3x+3 में क्या कॉमन है बच्चे बताएं? 3। वेरी गुड, 3 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x+1। बताएं सभी को क्लियर हो रहा है? कैसे आया फिर से ध्यान से देखिए। हमें इसके क्या करने हैं? गुणनखंड कर दीजिए, सबके गुणनखंड कर दीजिए। 2xy का गुणनखंड हो गया 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2y का गुणनखंड हो गया 2 इंटू वाई, 3x का गुणनखंड हो गया 3 इंटू एक्स, और 3 का गुणनखंड हो गया 3 इंटू 1। तो पहले दो में से आपका क्या कॉमन आ रहा है? 2 इंटू वाई, 2y दोनों में कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x+1। यहाँ पे दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन ले लें, ब्रैकेट में क्या बचेगा? x+1। अब दोनों में x+1 कॉमन आ रहा है, तो x+1 को इधर लिखते हैं, सार्वभौमिक हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? जो बचा हुआ है उसे ब्रैकेट में लिख दें, तो आपका ब्रैकेट में बचेगा 2y+3। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? क्या किया है मैंने? हमने देखा कि सभी पदों में कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है, कोई भी ऐसा टर्म नहीं था जो इन चारों में कॉमन हो। इस वाले टर्म में देखकर बताएं कि चारों पदों में कोई भी ऐसा संख्या है जो चारों में उभयनिष्ठ हो। बताएं, जो चारों में उभयनिष्ठ हो, ऐसा कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है। जब चारों में ऐसा कोई नहीं है जो चारों में उभयनिष्ठ हो, तो हमने क्या करा? इसकी ग्रुपिंग कर ली, ये चारों को हमने गुणनखंड कर दिए, तो हमने क्या कर दिया? यहाँ चूंकि कोई भी ऐसा पद नहीं है जो चारों में उभयनिष्ठ आ रहा हो, कोई भी सार गुणनखंड नहीं है, तो हमने समूहन के बारे में सोचा कि हम इसकी क्या कर दें? ग्रुपिंग कर दें, समूहन कर दें। तो पहले दो पदों को देखा, पहले दो पदों में बच्चों 2y कॉमन था, और अंतिम दो पदों में हमारा 3 कॉमन था, है ना? पहले तो ये दो पदों में हमारा 2y कॉमन आ रहा था, लास्ट के दो पदों में हमारा 3 कॉमन आ रहा था। तो हमने क्या करा? यहाँ से 2y कॉमन ले लिया, तो आपका ब्रैकेट में बच गया x+1। यहाँ के दो पदों में से 3 कॉमन ले लिया, तो आपका ब्रैकेट में बच गया x+1। क्लियर हुआ बच्चों? तो यहाँ से आपका 2y(x+1), यहाँ से 3x+1 आ गया। दोनों में x+1 कॉमन है, तो x+1 कॉमन ले लेंगे, तो आपका ब्रैकेट में जो बच रहा है वो दूसरी ब्रैकेट में बना के लिख दीजिए 2y+3। तो ये आपका आ गया 2y+3 इंटू x+1। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो? दोनों पदों में x+1 कॉमन है, तो ये x+1 आपका क्या हो गया? सार गुणनखंड हो गया। x+1 को कॉमन ले लेंगे, तो बाकी बचे हुए को हमने ब्रैकेट में लिख देना है। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है सभी को? ये आपका इसका क्या हो जाएगा? इसके हमने गुणनखंड कर दिए समूहन विधि द्वारा। तो हमने समूहन विधि द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? गुणनखंड कर सकते हैं। सभी को क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, तो अब आज हम बच्चों यहीं तक रखते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। तो इसको एक बार ध्यान से सभी बच्चे समझ के आइएगा, नेक्स्ट टर्न पे हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बच्चों यहीं तक रखते हैं। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट पूछना हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। बताएं, किसी को कोई डाउट?